चैप्टर 2 है ना, क्लास 10 का ये क्या है, चैप्टर 2। इसका नाम क्या है, बहुपद। बहुपद, ठीक है। चैप्टर 2 इसका नाम क्या है, बहुपद। अब इस बहुपद को पहले हम लोग सीखेंगे क्लास 9 के लेवल से, यानी क्लास 9 में भी कुछ बहुपद बोल के एक चैप्टर था, ठीक है। तो क्लास 10 में भी बहुपद है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं बेसिक को कि बहुपद में क्या क्या होता है क्लास 9 वाले के टर्म से, फिर क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में। बात समझ में आए? तो जो बहुपद होता है, जैसे कि इसके नामों से पता चल रहा है, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, है ना। अब बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। अब पद का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब लिखा हुआ है, यानी इसके नाम से, हिंदी के नाम से पता चल रहा है जिसमें बहुत सारा पद हो, उसे बोलते हैं बहुपद। अब जनरली अगर देखा जाए तो बहुपद को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक। 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। एक होता है पद के अनुसार, किसके अनुसार, पद के अनुसार, यानी पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, ठीक है। एक पदों के अनुसार और दूसरा हो सकता है हम लोगों का घात के अनुसार, घात के या घातों के अनुसार। अनुसार बात को समझना है। हम लोग बहुपद को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग का टर्म के अनुसार, पदों के अनुसार का मतलब हो गया टर्म के अनुसार, और घातों के अनुसार का मतलब हो गया डिग्री के अनुसार। कोई भी चीज, कोई भी चर है, उसका पावर कितना है, उसको घात बोलते हैं। अच्छा, यहाँ नाम आया चर और अचर, तो एक बार हम फिर यहाँ साइड में चर अचर के बारे में अच्छे से बता रहे हैं। चर वो चीज होता है जो बदलते रहता है, यानी वेरिएबल बोलते हैं चर को। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अगर लिखना है तो छोड़ दो, लिखना क्या है, देखो। तो ये हो गया चर। अब चर का परिभाषा क्या होता है, चर का परिभाषा क्या होता है, चर का परिभाषा होता है कि ऐसी अल्फाबेट का कोई संख्या हो जो हमेशा बदलते रहता है। जैसे चर का एग्जाम्पल से समझेंगे, x को चर बोलते हैं, y को चर बोलते हैं, z को चर बोलते हैं। इस तरह जो भी रहेगा a या तुम्हारा जाके s r, इस तरह का जितना भी चीज आता है सबको क्या बोलते हैं हम लोग, चर में रखते हैं। अब आ जाता है अचर। तो अचर कांस्टेंट वैल्यू होता है, अचर है ना, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे 2, -3, 1, 0, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 2 का वैल्यू 2 ही आएगा। -3 को हमेशा हम लोग -3 ही बोलेंगे। लेकिन x का जो वैल्यू आएगा, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है। यानी x का जो वैल्यू निकलेगा कभी हमेशा अलग अलग आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हम एक समीकरण को बनाए और x का वैल्यू 7 आया तो हमेशा x का वैल्यू 7 आएगा, क्या ये जरूरी है, नहीं जरूरी है। समीकरण में एग्जांपल के लिए अगर x -2 बराबर 0 है, बोलेगा x का वैल्यू बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे प्लस, तो x का वैल्यू यहाँ कितना आया, 2 आया। अब एक समीकरण है इस तरह, बोलेगा x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 आया। यानी यहाँ x का वैल्यू तो 2 आया, लेकिन यहाँ x का वैल्यू क्या आया, -7 आया। तो x का जो वैल्यू है वो बदल रहा है, इसीलिए x को चर बोला जाता है। इसी प्रकार x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग चर बोलते हैं। लेकिन अचर जो होता है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ x का वैल्यू 2 आया, ये जो 2 है ना, ये 2 ही लिखाएगा, इसको लिखने का कोई तरीका और नहीं है, हम लोग बदल नहीं सकते। ये कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट का तात्पर्य फिक्स, बदलता नहीं है, जिसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो चर अचर तो समझ में आ गया। हम लोग को डिग्री यानी जो पावर देखना है वो चरों का ही देखना है, ना कि अचर का। अचर का इसमें कुछ काम वाम नहीं है। बात समझ में आया? तो हम लोग जनरली बहुपद को 2 भागों में समझने के लिए यहां लिख सकते हैं, एक पदों के अनुसार और एक घातों के अनुसार। अब पदों के अनुसार का मतलब होता है, पदों को हम लोग अगर बांटने खोजें तो ये भी 3 प्रकार का होता है। 3 क्या, ये चलते जाएगा 3, 4, 5, 6, लेकिन जनरली हम लोग 3 ही प्रकार के पदों को जानेंगे। पहला एक पदी, ठीक है, दूसरा द्विपद और तीसरा त्रिपद, ठीक है। एक पदी, द्विपद और त्रिपद, इसके बाद और भी आएगा, लेकिन हम लोग को समझना 3 ही है। क्लास 9 में हम लोग 3 देखे थे, इसमें भी 3 से काम चल जाएगा, क्लास 10 के सिलेबस में भी। तो एक पदी वो होता है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 2u है ना, इसके रहे कोई बात नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। इसके अलावा -3x एक ही पद होना चाहिए। इसके अलावा
5x स्क्वायर, इसके अलावा 2, केवल 2 भी एक पद है, ठीक है। इसके अलावा 8y, ये भी एक पद है, मतलब एक ही पद में सारा टर्म जा रहा है, ठीक है। अब द्विपदी क्या होता है, जब दो पदों को बीच से अलग करने के लिए एक प्लस या एक माइनस का चिन्ह हो, वो द्विपदी कहलाता है। और पद को अलग करने के लिए केवल प्लस और माइनस का ही साइन दिया जाता है, गुना और भाग का साइन नहीं दिया जाता है। बात समझ में आया? जैसे 2x माइनस 1, ये एक पद है, ये एक पद है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 पद हो गया। एक और एक कितना हो गया, 2 पद हो गया। इसी प्रकार 3x स्क्वायर माइनस x, एक और एक कितना हो गया, 2 पद हो गया। इसी प्रकार 5x प्लस 2, एक और एक कितना हो गया, 2 पद हो गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है और चर बदल भी सकता है, जैसे u स्क्वायर माइनस 2 या प्लस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हम लोग का क्या है, द्विपद है। द्विपद का मतलब एक और एक 2, एक और एक 2, दोनों को बीच में अलग करने के लिए हम लोग का क्या माइनस या प्लस का साइन होना चाहिए। माइनस और प्लस के अलावा अगर गुना का साइन है तो वो पद अलग नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि 8 और y के बीच में तो मल्टीपल है ना, यानी गुना का साइन है, तो ये अलग नहीं है, ये एक ही पद है। बात समझ में आ गया? ये हो गया एक पदी, ये हो गया द्विपद। अब त्रिपद में क्या होगा ना, 3 पद होता है त्रिपद में। जैसे अगर द्विपद का स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें तो ax प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विपद का, ठीक है। त्रिपद का अगर बात करें तो इसमें 3 पद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 1 2 कितना आया, 3, ठीक है। ये पद का बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 पद है इसमें। इसी तरह कुछ भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इस तरह का भी हम लोग का हो सकता है। बस देखना 1 2 3 पद है कि नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग का हो गया पदों के अनुसार बहुपद का टाइप। एक पदी इस तरह के चीजों को बोलेंगे, द्विपद इसको बोलेंगे, त्रिपद में इसको बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग घातों के अनुसार। घातों का मतलब होता है पावर के अनुसार, यानी डिग्री के अनुसार। और डिग्री हम लोग को देखना किस में होता है, तो डिग्री हम लोग को देखना है केवल चर में, अचर में डिग्री नहीं देखना है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो तो इसको समझ लेते हैं घात के अनुसार, ठीक है। यहाँ जगह तो नहीं है ना, इसको उतारना है तो उतारना, हम इसको मिटा देंगे। हम लोग दूसरा वाला जानेंगे, घात के अनुसार बहुपद, ठीक है। घात का मतलब क्या होता है, डिग्री। अभी पहले समझ लेते हैं अच्छे से इसको क्या बोला जाता है। तो घात के अनुसार अगर बहुपद को हम लोग डिवाइड करें, बांटे, तो बहुत प्रकार होगा, लेकिन हम लोग को समझना केवल 3 ही प्रकार है। जैसे हम लोग अभी पदों के अनुसार देखे थे 3 टाइप, इसी प्रकार घात के अनुसार हम लोग देखेंगे इसमें 3 टाइप। तो पहला लिखा हुआ है रैखिक, रैखिक में होगा डबल दाग, रैखिक बहुपद, ठीक है। अच्छा, रैखिक बहुपद का क्या मतलब है, इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। रैखिक बहुपद का जो पहचान है उसमें हमको देखना है जो चर वाला टर्म है, केवल किसको देखना है, चर वाले टर्म को देखना है, यानी x y z ये सारे टर्म को देखना है। इसका पावर कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, पावर का मतलब एक पावर होता है। जैसे कि सिंगल यहाँ x दिख रहा है ना, तो x का यहाँ पावर 1 है, कुछ भी पावर इसमें दिख नहीं रहा, कुछ भी घात नहीं दिख रहा है x का, तो 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 4x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, 2y एक रैखिक बहुपद है, t प्लस ये t है, t प्लस √2 एक रैखिक बहुपद है। हम लोग को केवल चर वाले टर्म को देखना है, t को देखना है। इसी प्रकार यहाँ 3 माइनस u लिखा हुआ है, ये क्या है, 3 माइनस u है, 3 माइनस u लिखा हुआ है। और रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b। ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, जिसमें जो एक ही चर है, चर एक हो और उसका पावर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब a है, 1 है, लेकिन a और b यहाँ पूर्णांक है, a और b यहाँ क्या है, पूर्णांक है। a और b को यहाँ पर चर नहीं समझना है, a और b को यहाँ पर चर नहीं समझना है, वो पूर्णांक का संख्या है। बात समझ में आ गया। लेकिन रैखिक के समीकरण को समझने का तरीका क्या है कि जो भी दिया उसका पावर कुछ दिया हुआ ना हो, लिख के कुछ भी पावर ना हो, मतलब 1 पावर होता है। और बात रहा पद, तो पद से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 पदी है, यहाँ 2 पदी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पद है। पद जितना भी रहे, हमको पद पे नहीं जाना है, हमको पावर पे जाना है, डिग्री पे जाना है।
बात समझ में आ गया। तो ये सारा रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद। क्योंकि द्विघात बहुपद का एक फॉर्म आएगा द्विघात समीकरण बोल के, उसको पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद, जैसे कि बहुपद का मतलब जिसका बहुत सारा पद हो, पहले ही बता चुके हैं। अब द्विघात से पता चल रहा है द्वि का मतलब दो और घात का मतलब घात, जिसका घात दो हो, जिसका घात क्या हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम लोग ढूंढते हैं इस एग्जाम्पल में 2x² + 5, तो ये x का घात कितना है, 2 है। यहाँ y का घात कितना है, 2 है। यहाँ भी y का घात 2, यहाँ भी x का घात 2। हमको मैक्सिमम घात लेना है। अब यहाँ पे देखो बात क्या आएगा ना, जैसे यहाँ x है तो x का घात यहाँ 1 होगा, हमको हमेशा मैक्सिमम वाला ढूंढना है। तो x का घात यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ x का घात 2 है, तो हम लोग बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है। ये पाई लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कई गो टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी टर्म आ जाए, बस हमको घात देखना है, वो भी मैक्सिमम वाला। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार ये केवल x² है, ये भी द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। कितना पदी है, एक पदी है। एक पदी हो या दो पदी हो या तीन पदी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है तो घात से पड़ता है। बात समझ में आ गया। अगर इसमें पद छाटना हो तो हम बोलेंगे ये एक पदी है, ये दो पदी है, ये तीन पदी, ऐसे छाटेंगे। लेकिन अगर बोलेगा बताइए कैसा बहुपद है, तो हम बोलेंगे इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। जैसे x² + 2/3 पाई, तो x का पावर 2 है, घात 2 है मैक्सिमम, इसीलिए द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, a b c पूर्णांक है। ए बी सी यहाँ क्या है, पूर्णांक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था रैखिक बहुपद का, और द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ये याद रखना जरूरी होता है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पॉइंट पे, जहाँ लिखा है द्विघाती बहुपद। क्या इसके बाद बहुपद नहीं बनता है, बहुपद इसके बाद भी बनता है, लेकिन हमको 3 तक ही समझना है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिस प्रकार द्विघात बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो याद रखना द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक, द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्लास 10 में इसका एक अलग से चैप्टर है, इसको पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। वो समीकरण के फॉर्म में, ये बहुपद के फॉर्म में है, हमको वहाँ द्विघात समीकरण मिलेगा। तो त्रिघात बहुपद, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, त्रि का मतलब 3 और घाती का मतलब जो पावर है, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 3 हो, हमको हमेशा मैक्सिमम लेके चलना है। जैसे 4x³ मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघात। 2x³ + 1 मैक्सिमम पावर 3 है, तो त्रिघात। 5x³ + x² मैक्सिमम पावर 3 है, तो हमको मैक्सिमम को लेना है, मिनिमम पावर को नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। इसी तरह 6x³ - x है, तो मैक्सिमम पावर 3, तो त्रिघात है। ये पद पूछे तो एक पदी है, ये दो पदी, दो पदी, ये दो पदी, लेकिन पद नहीं पूछा है, हमको घात से देखना है। इसमें आते हैं 6 - x का पावर कितना है, 3 है, तो ये मैक्सिमम x का पावर 3 है, इसलिए त्रिघात हो गया। यहाँ लिखा है 2x³ + 4x² + 6x + 7, ये पदी पूछेगा तो एक पदी, दो पदी, तीन पदी, 4 पदी है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर जब हम देखें तो x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इस पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d, ये होता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग का जो बहुपद था उसको हम लोग समझने के लिए 2 भागों में डिवाइड किए, एक पदों के अनुसार और एक घातों के अनुसार। तो पदों के अनुसार भी हम लोग 3 प्रकार का देखे, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, और घातों के अनुसार हम लोग 3 प्रकार का देखे, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद हम लोग आएंगे क्लास 10 वाले, ये क्लास 10 का ही है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम समझाएं। बात समझ में आए, इसको नोट करो। इसमें बहुपद में जो पदों के अनुसार था या घातों के अनुसार था, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, रैखिक का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax + b। इसमें जो x का मैक्सिमम मान निकलेगा, x का एक ही वैल्यू निकलेगा, x का कितना वैल्यू निकलेगा, एक ही, ठीक है। एक से ज्यादा x का कभी मान नहीं निकलेगा, ये बताता है, ये पावर बताता है। यहाँ एक पावर है तो एक ही मान आएगा, ठीक। द्विघाती बहुपद जो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax
स्क्वायर प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। इसमें हाँ ये सी है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसमें x का जो वैल्यू निकलेगा, जो मान निकलेगा वो मैक्सिमम 2 ही मान निकलेगा। 2 का तात्पर्य ये नहीं है कि 2 आएगा, नहीं, नंबरिकल का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 5, 6, 1/3, 2/5 कुछ भी निकल सकता है, लेकिन मान x का 2 ही निकल सकता है। 3 गो नहीं निकलेगा, 4 गो नहीं निकलेगा, 5 गो नहीं निकलेगा, क्या गो निकलेगा 2 गो ही निकलेगा। जैसे इसमें x का मान निकालेंगे तो एक ही मान आएगा, कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, -9 आ जाए, कुछ भी। बात समझ में आए? इसका भी कितना वैल्यू निकलेगा 2 ही निकलेगा। इसी प्रकार त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें x का जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे 3 ही प्रकार का वैल्यू निकलेगा, 3 ही वैल्यू निकलेगा, 4 गो नहीं निकलेगा। x का मान कै गो निकलेगा, इसमें 3 गो निकलेगा। तो पता कैसे चलता है, जिस भी बहुपद का मैक्सिमम पावर जितना होता है उतना ही उसका वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। अगर इस प्रकार का समीकरण है, उसका बोलेंगे वैल्यू निकालो x का, तो 2 से बेसी वैल्यू नहीं निकलेगा। किसका? द्विघात का। बात समझ में आए? तो अब देखो ये क्या होता है ना, हम लोग ग्राफ पे जानेंगे इस तरह का वैल्यू को कैसे निर्देशित किया जाता है। किस पे? ग्राफ पे। तो सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ, ये x अक्ष वाला ग्राफ है। अगर इधर x अक्ष लिखाता है तो इधर x डैश लिखाता है। अगर यहाँ पर y लिखाता है तो नीचे क्या लिखाता है? y डैश। ये ग्राफ सभी को याद होगा, है ना। जो ऐसे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो ऊपर से नीचे होता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटता है तो 4 भागों में, ये 4 चतुर्थांश में डिवाइड होता है। ये हम लोग जान चुके थे पीछे ही, है ना, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। और इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको y डैश अक्ष बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगा ये हम लोग का ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है, बिंदु नहीं, मूल बिंदु। फर्क है दोनों में, है ना। इसका वैल्यू हमेशा 0, 0 होता है। मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है? 0, 0। अब हम लोग को जो क्लास 10 में सवाल आता है उस इसी ग्राफ से आता है, जो बनाना बिल्कुल आसान है। अब इसमें से हमको हमेशा फोकस x अक्ष पे रखना है। किस पे रखना है? हमेशा x अक्ष वाले यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है, यानी क्षैतिज रेखा पे रखना है। ध्यान, हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब, है ना। अब जैसे कि ये जो ये बहुपद है, इससे जो वैल्यू निकालने के बाद जो हम लोग इसका पॉइंट को मिलाएंगे तो किस प्रकार का मिलेगा वो बनाने के बाद आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या करता है ना, बना हुआ देता है। जैसे वो बोलेगा ऐसे, है ना, ग्राफ। तो जब कोई भी द्विघाती बहुपद है, ये किस प्रकार का बहुपद था, तो हम लोग x पे देखेंगे, एक इस पॉइंट को मिलाया गया, एक इस पॉइंट को मिलाया गया, एक इस पॉइंट को मिलाया गया, यानी कहीं ना कहीं ये हम लोग का किसका है? त्रिघात का। 3 पॉइंट में मिला ना। हमको y से मतलब नहीं है, अभी बोले y को देखना भी नहीं कि y को कितने बार काट रहा, देखना भी नहीं है, ठीक है। केवल किसको देखना है? x अक्ष वाले को। तो x अक्ष वाले को, ये एक टेढ़ा मेढ़ा जो ग्राफ है, ये x लाइन को कितना बार यानी कितना पॉइंट पे काटा? एक इस पॉइंट पे काटा, एक इस पॉइंट पे काटा और एक इस पॉइंट पे काटा। कितने पॉइंट पे काटा? 3 पॉइंट पे काटा। तो डायरेक्ट पूछेगा बताइए इसमें जो x अक्ष है उसका बिंदु कितना है। तो 3 अक्ष पे काटेगा तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। शून्यंक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्यंक। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1 को पहले समझना होगा कि नीचे दी गई आकृति दिया हुआ है जिसमें से y बराबर px, जहां px एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या, क्या बोला है? px के शून्यंकों की संख्या, px के, समझना, शून्यंकों, ठीक है, शून्यंकों की संख्या, ठीक है, px के शून्यंकों की संख्या। क्या बोला है? px के शून्यंकों की संख्या। मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है और px की शून्यंकों की संख्या बोला है, इसका मतलब हम लोग x अक्ष में लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? px लिखा है। बात समझ में आया? तो px के शून्यंकों की संख्या क्या होता है? अभी बताए थे। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा? 2। यही शून्यंक है। जो वैल्यू निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? शून्यंक बोलते हैं। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा? 3, उसी को शून्यंक बोलते हैं।
उसी को क्या बोलते हैं? शून्यंक बोलते हैं। अब शून्यंक बोलते हैं तो px के शून्यंकों की संख्या, ये ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में, वो बोलेगा px के शून्यंकों की संख्या बताइए, तो हम लोग गिनेंगे कि x को कितना बार ग्राफ काटा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आंसर कितना हो गया? 3। खत्म। आंसर कितना हो गया? 3। बात समझ में आए? हम यहाँ बता रहे हैं कि ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ में अगर बोलेगा px की शून्यंकों की संख्या बताइए, तो हम लोग गिनेंगे कि x अक्ष को ग्राफ कितने बार काटा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आंसर क्या होगा? 3। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया ना? अब इसका ग्राफ ये बन गया, हम लोग को मान लेते हैं ये पहला सवाल था। दूसरा, px के शून्यंकों की संख्या पूछा है, ठीक है, ये पहला सवाल। और दूसरा का ग्राफ हम यहाँ पर ही बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए, बाकी अभी किताब में बहुत सारा है ना। ये ओरिजिन हो गया, ये लिखना होगा x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आया, अब मान लेते हैं यहाँ पर ही दिया हुआ है इस तरह, ये px के शून्यंकों की संख्या कितना आएगा इसमें, तो हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ x अक्ष को कहीं काटा है? नहीं काटा है, तो शून्यंकों की संख्या कितना होगा? 0 होगा। एक बार भी नहीं काटा तो 0 होगा आंसर। बात पकड़ में आया? तो x को काटा ही नहीं तो y को ना काटा, y को देखना ही नहीं है, केवल किसको देखना है? x को देखना है। बात समझ में आया? x को देखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को, ठीक है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 में टोटल 6 ग्राफ बना हुआ है। कितना ग्राफ बना हुआ है? 6 ग्राफ, ठीक है। तो 6 ग्राफ में पहला का शून्यंकों की संख्या निकालना है, दूसरा का निकालना है, तीसरा का निकालना है, चौथा का, पांचवा का और छठा का। 6 का 6 ग्राफ का शून्यंक की संख्या निकालेंगे, ठीक है। ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा है ना किताब में, तो ग्राफ पहला वाला को देखते हैं। तो पहला वाला ग्राफ में x अक्ष को कितने बार काटा है? 1 बार। तो शून्यंकों की संख्या 1 में क्या हो जाएगा? px के, ऐसे लिखना पड़ेगा, शून्यंकों की संख्या कितना आएगा? 1। 1 आने का पीछे का कारण क्या है? तो कारण में लिखेंगे क्योंकि जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए px के शून्यंकों की संख्या बराबर 1, ये लिखने का कंडीशन है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन लिखा रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, ऑप्शन लिखा रहेगा, देख के टिक मार देना है। बात समझ में आ गया? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं दूसरा वाला में। तो दूसरा वाला में एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज भी समझाएंगे। तो px के शून्यंकों की संख्या, तो दूसरा वाला में ग्राफ कितनी बार काटा है? 2 बार। तो दिख रहा होगा ग्राफ में 2 बार काटते हुए, है ना। तो 2 आंसर आएगा, क्योंकि x अक्ष को देखना है, y को नहीं देखना है। बात समझ में आ गया? केवल x अक्ष को देखना है, x अक्ष पे ग्राफ 2 बिंदु पे काट रहा है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है px के शून्यंकों की, px के शून्यंकों की संख्या। तो तीसरा वाला ग्राफ कितने बार काटा है? 1 2 3, 3 बार, तो आंसर 3 आएगा। इसी प्रकार px के शून्यंकों की संख्या, 4 नंबर पे ग्राफ कितने बार काटा है? x अक्ष को 1 बार, y अक्ष को भी 1 बार काटा है, लेकिन y अक्ष पे ध्यान नहीं देना है, x अक्ष वाले पे देना है। चलो 5वां नंबर, px के शून्यंकों की संख्या, ठीक है। तो 5 नंबर पे 1 बार वो टच करने का तात्पर्य ही है कि वो बिंदु मिल गया, टच करके गया तो भी वो कटान बिंदु है, तो 1 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। और आखिरी क्वेश्चन है px के शून्यंकों की संख्या, कितना? 4। ये 4 बार काटा है, 1 2 3 4। x पे ध्यान देना, y पे मत देना, बार बार बता रहे x वाले अक्ष को देखना है कि कितना बार काट रहा है। बात समझ में आ गया? तो आंसर हो गया। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1, है ना। एक्सरसाइज 2.1 में जो दिया है टोटल 6 ग्राफ है, ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। इसमें बोला px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको तो अच्छे से नोट करना है,
ठीक है, एग्जाम्पल भी करना है, इसको भी करना है। तो इसमें से 1 नंबर में टोटल 6 ग्राफ दिया हुआ है। पहला ग्राफ को देखना है, इसमें लिखा हुआ है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। तो पहला ग्राफ में जो एक्स अक्ष वाला है, वो कहीं भी नहीं काट रहा ग्राफ, उसको कहीं नहीं काट रहा, वाई अक्ष को काट रहा। तो वाई अक्ष पे ध्यान नहीं देना, केवल एक्स अक्ष पे देना है। तो पहला वाला का आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, दूसरा ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? 1 बार, तो आंसर क्या होगा? 1। शून्यंकों की संख्या क्या होगा? 1। तीसरा ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? 1 2 3, तो शून्यंकों की संख्या होगा 3। अच्छा, चौथा नंबर पे ग्राफ कितने बार काटा है एक्स अक्ष को? 2 बार, तो आंसर 2। अच्छा, पांचवा में कितना बार काटा है? 1 2 3 4, तो आंसर 4। अच्छा, छठा में कितना बार काटा है? 1 2 3 बार, कितना बार है? 3 बार। तो हम लोग का बस यही लिखना है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। कारण हम बता दिए, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार काटेगा तो आंसर 1, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा तो आंसर क्या आएगा? 3। बात समझ में आया? केवल एक्स वाला को देखना है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे तब। ठीक है, चलो इसको नोट करो।